गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। चलिए, पार्ट टू ऑफ एस 11 वी आर डीलिंग विथ। सो पार्ट टू एस 11 deals with foreign operations. Okay, and foreign operations are of two types: integral and non-integral foreign operations. Okay, so read on everybody. Foreign operations. Okay, and these foreign operations are divided into two parts. What are the two parts? IFO and NIFO. Okay, that is the two operations, IFO as well as NIFO. Okay, so what is the difference between IFO and NIFO? That I am going to explain. But what is the meaning of foreign operations? Okay, it includes subsidiary, comma, associates, and joint ventures. Subsidiaries, associates and जॉइंट वेंचर्स। इसमें आती है एक तो सब्सिडरी और आती है एसोसिएट और आती है जॉइंट वेंचर ऑफ रिपोर्टिंग एंटरप्राइज, ऑफ रिपोर्टिंग एंटरप्राइज। ठीक है, इट इंक्लूड सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर ऑफ द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज। नाउ व्हाट आर द टेस्ट ऑफ एनआईएफओ? कब आप किसी भी ब्रांच को आईएफओ या एनआईएफओ बोलोगे? ठीक है, तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू राइट इज टेस्ट फॉर आईएफओ। ठीक है, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस। व्हाट आर द टेस्ट फॉर आईएफओ इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस? इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब कि if that branch is independent, if that branch is independent of its operation, मतलब उसके वहां पर ऑपरेशंस में और हमारे यहाँ पर ऑपरेशन में कोई खासा फर्क नहीं है। वो इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह ऑपरेट करते हैं और हम भी इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह ऑपरेट करते हैं। दैट ब्रांच इज एनआईएफओ। दैट ब्रांच इज, भाई अगर उसके इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस हैं और हमारे भी इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस हैं तो वो हमारे इंटीग्रल पार्ट थोड़ी हुई, कैसा ना। बट अगर ऑटोनॉमी उसकी और हमारी सेम है, अगर हमारे डिसीजन उसके वहाँ इम्पेक्ट करते हैं और उसके डिसीजन हमारे यहाँ इम्पेक्ट करते हैं, तो फिर क्या है? सच ब्रांचेस आईएफओ, सच ब्रांचेस आईएफओ, यस और नो? ओके, तो एक टेस्ट हुआ यहाँ पर ऑटोनॉमी का। ओके, दूसरा टेस्ट यहाँ पर है आपका प्रोपोर्शन ऑफ ट्रांजैक्शंस। प्रोपोर्शन ऑफ ट्रांजैक्शन लिखो एक सेकंड, प्रोपोर्शन ऑफ ट्रांजैक्शंस, प्रोपोर्शन ऑफ ट्रांजैक्शंस, प्रोपोर्शन ऑफ ट्रांजैक्शन। बोले ऐसे नो विदाउट। नेक्स्ट इज फाइनेंसिंग मेनली फ्रॉम ओन ऑपरेशंस। फाइनेंसिंग मेनली फ्रॉम ओन ऑपरेशंस, मतलब कि कैश सेंड टू ब्रांच, कैश इन ट्रांजिट, ये ट्रांजैक्शंस अगर नहीं है, दैट ब्रांच इज एनआईएफओ। दैट ब्रांच इज एनआईएफओ, यस और नो? मतलब कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच, कैश पेड टू ब्रांच, कैश रिसीव्ड फ्रॉम एचओ, कैश पेड टू एचओ, एचओ का बैलेंस ब्रांच में आ रहा है, तो वो ब्रांच कौन सी होगी? आईएफओ। कौन सी होगी? आईएफओ। लेकिन अगर इस तरीके के ट्रांजैक्शन नहीं है तो ब्रांच कौन सी होगी? एनआईएफओ। कौन सी ब्रांच होगी? एनआईएफओ, नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन ब्रांच। बोले यस और नो? अरे यस और नो? यस सर। नेक्स्ट, cost of material labor components are paid in local currency. Cost of material labor are paid in local currency. अच्छा, ये सब होने पर ब्रांच एनआईएफओ होगी, याद रखना। तो आपने जो हेडिंग लिखी ना, उसको टेस्ट फॉर एनआईएफओ कर लो ऊपर, ताकि क्या कंफ्यूजन नहीं होगा पढ़ने में। ये जो हेडिंग ऊपर लिखी ना, इसको टेस्ट फॉर एनआईएफओ कर लो। हमने इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन लिख दिया गलती से, उसको एनआईएफओ कर लो। ये सब में कोई भी कैरेक्टरिस्टिक हुई तो ब्रांच कौन सी होगी?
NIFO, नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन ब्रांच। वैसे आपने इसकी थ्योरी पढ़ी है ना, ब्रांच में पढ़ी है, तो मुझे पढ़ाने की जरूरत है कि मैं सीधा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता दूं आपको? बताऊं थ्योरी? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ध्यान है? अच्छा थ्योरी वीक है ऐसे? चलो थ्योरी, पहले थ्योरी ले लेते हैं, फिर आपको मैं रेट्स बता दूंगा, ठीक है? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल ट्रांजेक्शन दे आर पेड इन लोकल करेंसी, देन सेल्स इन अदर कंट्रीज ऑल्सो। अगला टेस्ट है सेल्स इन अदर कंट्रीज ऑल्सो, दूसरी कंट्रीज में भी सेल हो, दैट इज IFO, NIFO। देन द कैश फ्लोज आर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट कैश फ्लोज। किसके? किसके? खुद के? खुद के तो इंडिपेंडेंट ही होंगे ना। किसके इंडिपेंडेंट कैश फ्लोज? ब्रांच के। इंडिपेंडेंट कैश फ्लो किसके? ब्रांच के इंडिपेंडेंट है, दैट इज NIFO, है ना? सेल्स आर इन अदर कंट्रीज, NIFO है, बिल्कुल। देखो इंटीग्रल हुई तो हमारी कंट्रीज में जहां ऑपरेशन है वो वहीं वहीं की सेल्स होंगी, है ना, अदर देन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बिजनेस, ठीक है? चलिए, independent cash flows and then sales prices are determined locally, मतलब कि you are not going to determine the sales price in that any country. If you are going to determine the sales price of the branch in any country, that is independent, that is IFO, that is IFO. But if the sales price is determined locally, then NIFO, then NIFO लिखे। sales prices are determined locally, sales prices are determined locally, sales prices are determined locally, is it clear? Correct everybody? Huh? Done. And then active local sales market for its product, active local sales market, active local sales market for products exist, for product exists. So these are the tests for IFO, these are the tests for IFO, for NIFO, okay? Now come to this difference between IFO and NIFO in your module. In your module, come to difference between IFO and NIFO. नहीं है? अच्छा एक सेकंड होल्ड करना। ओके, सो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर के अंदर हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ओके, इन दिस लेक्चर नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंसेस बिटवीन IFO एंड NIFO। IFO और NIFO में डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और कौन सी रेट कब लगानी है, इनकम एक्सपेंसेस पर कौन सी रेट लगानी है। भाई क्या होगा, सिंपल क्वेश्चन आएगा, वो आपको ट्रायल बैलेंस, आपको ट्रायल बैलेंस देंगे फॉरेन ऑपरेशन का, पहले IFO NIFO ये पता लगाओ, और फिर ट्रायल बैलेंस को रेट्स लगा करके कन्वर्ट करके INR में डिफरेंस निकाल दो, ठीक है? इजी, बहुत इजी है। चलिए देखें, IFO, an IFO is a foreign operation that activities of which are integral part of those of reporting enterprise, जिसको आप अपने एंटरप्राइज का ही अभिन्न अंग मानो, ठीक है, आपका ही अंश है वो, पुलकित ऐसा नहीं सोचते, ठीक है? आपकी एक्टिविटीज और उनकी एक्टिविटीज में जमीन आसमान का अगर मेल है तो ही वो कन्या आपके लिए बनी है, ऐसा ना, अगर सर्वगुण संपन्न हो तो ही कुंडली मिलती है, ऐसे किसी पे भी नजर डालने से काम नहीं होता पुलकित, है ना? सो द एक्टिविटीज ऑफ विच आर इसलिए इसके लिए भक्ति करनी पड़ती है ना, मन को शांत करना पड़ता है। चलो, हाँ फोटोग्राफर नहीं बनना पड़ता है। चलो, the activities of which are integral part of those reporting enterprise is a IFO, is a IFO, integral foreign operation। आगे देखो, it includes the foreign operation that is not integral foreign operation, that is not integral foreign operation, that is NIFO। Then business, the business of IFO is carried on as if there were the extension of the reporting enterprise operation। IFO का बिजनेस इस तरीके से कंडक्ट होता है देशवासियों कि they are integral part of the reporting entity, that is IFO, that is IFO। लेकिन NIFO का बिजनेस इस तरीके से कंडक्ट होता है, द बिजनेस ऑफ NIFO is carried on in such a substantial independent manner by accumulating cash and other monetary items
incurring expenses, generating income and arranging borrowings, it all is in local currency. कौन सी करेंसी में होगा? लोकल करेंसी में। तो ब्रांच कौन सी है? NIFO। अरे यार वो सारे टेस्ट की लैंग्वेज फॉर्म में लिख दिया और कुछ नहीं। एग्जाम्पल, सेल ऑफ गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम रिपोर्टिंग एंटरप्राइज एंड रेमिटेंस ऑफ प्रोसीड्स टू द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज। सेल की गई और प्रोसीड रेमिट की गई किसको? रिपोर्टिंग एंटरप्राइज को। तो ट्रांजैक्शन कौन सा होगा? IFO। प्रोडक्शन ऑफ फॉरेन कंट्री आउट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल इन सच नेशन इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वो स्पेस बीच में डाल लेना वहां पे मॉड्यूल में भी, इंडिपेंडेंट ऑफ रिपोर्टिंग एंटरप्राइज। ठीक है, जहां पर सेल वगैरह परचेस सब कुछ इंडिपेंडेंट है ऑफ द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज, दैट ब्रांच इज NIFO। कौन सी ब्रांच है बोलो? NIFO। IFO और NIFO में सिर्फ डिफरेंस लिखने को आया एग्जाम में कई बार, तो अकाउंट्स के अंदर वो बीकॉम लेवल का कभी कभी पेपर बना देते हैं ऐसा, ऑप्शनल में थ्योरी पूछ लेते पीछे, डिफरेंस बिटवीन IFO एंड NIFO 4 मार्क्स, सब पॉइंट लिख के आने का वहाँ पे। ऐसे नहीं 4 मार्क में 4 ही पॉइंट लिखो, नंबर 2 ही देंगे नहीं तो। ठीक है, चलो आगे देखो। करेंसीज ऑपरेटेड, जनरली IFO carries on business in a single foreign currency, that is of the currency where it is located. NIFO business may enter into transactions in foreign currencies, including transactions in the reporting currency. NIFO transactions may enter into transactions in foreign currencies. इनके ट्रांजेक्शन भाई सेल टू अदर कंट्रीज हो रही ना, इंडिपेंडेंट ऑफ आर लोकेशन, तो इट कुड बी सेल्स इन अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग ट्रांजेक्शंस इन द रिपोर्टिंग करेंसी। रिपोर्टिंग करेंसी में तो हो गई होगा, रुपी में तो सेल होगी, साथ में डॉलर्स, येन्स, पाउंड्स, इसमें भी सेल होगी। ये सुनो, अरे ये सुनो पक्का। लास्ट, cash flows from operation. The cash flows from operation of the reporting entity are directly and immediately affected by the change in exchange rate between the reporting currency and currency in the country of IFO। मतलब इसको कहते हैं डिपेंडेंसी ऑफ कैश फ्लोज। क्या कहते हैं? डिपेंडेंसी ऑफ कैश फ्लोज। NIFO में changes in exchange rate between the reporting currency and local currency have little or no direct impact on the present and future cash flows from the operations of either NFO or the reporting enterprise। इसका कैश फ्लो में कोई डिपेंडेंसी नहीं होती। इज इट क्लियर? इसके कैश फ्लो में कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है। सो नो दैट ब्रांच इज NIFO। नाउ द मेन ट्रीटमेंट इज वेयर इज द डिफरेंस गोइंग। अरे यार डेबिट और क्रेडिट को जब तुम अलग अलग एक्सचेंज रेट लगा करके डिफरेंस तो निकालोगे, तो डेबिट क्रेडिट से शॉर्ट होगी ना, या तो डेबिट शॉर्ट होगी नहीं तो क्रेडिट। पर अगर ब्रांच, अब ध्यान रखना, IFO और NIFO में पहला सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग डिफरेंस आ रहा है। अगर IFO है, अगर ब्रांच कौन सी है? IFO, तो डिफरेंस विल बी गोइंग इन changes in exchange rate affects the individual monetary item held by IFO rather than reporting entities net investment in IFO। so what is the effect? वहां पर डिफरेंसेस डालेंगे, उसकी अभी टेबल भी आ रही है। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अगर एक्सचेंज रेट में चेंजेस होते हैं इंडिविजुअल मॉनेटरी आइटम्स के, सिर्फ मॉनेटरी आइटम्स के चेंजेस लेने, मॉनेटरी आइटम्स के चेंजेस लेने हैं ना, तो इट विल बी अफेक्टिंग द एक्टिविटीज ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट इन IFO, जिसको हम कहते हैं नेट इन्वेस्टमेंट इन IFO। हम निकालना सीखेंगे। नेट इन्वेस्टमेंट इन IFO सिर्फ IFO को केस में निकलता है, NIFO के केस में ये टर्म का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। एक बार इतना समझो, और फिर अब मैं बता रहा हूं आपको कौन सी रेट कब लगानी है। अगर ब्रांच IFO है, वैसे आपने फॉरेन ब्रांच की अकाउंटिंग कर रखी है ना, वेयर इज द डिफरेंस? एनीबॉडी? टेबल पढ़ने से पहले मुझे बता सकते हो कि ब्रांच भले IFO हो या NIFO हो, डिफरेंस किधर है? सिर्फ और सिर्फ फिक्स एसेट्स में। डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ किस रेट में है? फिक्स एसेट की रेट में है। अगर ब्रांच IFO है, देखना आप पूरी टेबल देखो, अगर ब्रांच IFO है, ये पूरी फर्स्ट टेबल किसकी है? IFO की। तो फिक्स एसेट्स किस रेट पर ट्रांसफर हो रही है? ऑन द डेट ऑफ परचेज। अगर फेयर वैल्यू डिटरमाइन की है तो हमने पार्ट 1 में भी देखा, अगर फेयर वैल्यू फिक्स एसेट की डिटरमाइन की है तो डेट ऑन विद द फेयर वैल्यू वाज डिटरमाइंड, रेट ऑफ उस डेट की रेट जिस दिन फेयर वैल्यू डिटरमाइन की गई, उस डेट की रेट जिस दिन फेयर वैल्यू डिटरमाइन की गई। ऐसा नो। नंबर 3, अगर कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज है तो डेट ऑन विच सच कॉस्ट वर इंकर्ड, डेट ऑन विच सच कॉस्ट वर इंकर्ड। तो इन्वेंट्री किस रेट पर जाएगी? एवरेज रेट, इफ एक्सचेंज रेट इज वॉलेटिली सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। सर व्हाट अबाउट इन्वेंट्रीज विच हैव बीन शोन एट रियलाइजेबल वैल्यू? तो वही आ गया, डेट ऑन विच सच वैल्यू वाज डिटरमाइंड। अरे यार कॉस्ट ऑफ NRV विच एवर इज लोअर, अभी NRV को पर आपने कॉस्ट को वैल्यू कर दिया, तो डेट ऑन विच NRV वाज डिटरमाइंड, डेट ऑन विच NRV वाज डिटरमाइंड। यस और नो? अब जितने भी इनकम और एक्सपेंसेस हैं या कंटिजेंट लायबिलिटी है, जो रिजल्टिंग डिफरेंस है, वो सारा का सारा जाता है, अगर IFO है तो वो जाता है P&L अकाउंट में। कहाँ जाता है? P&L अकाउंट। यहाँ तक समझ में आया?
दूसरी बात, अगर ब्रांच NIFO है तो याद रखना सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज बोथ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी, मतलब फिक्स एसेट्स भी जाएंगी क्लोजिंग रेट पर। तो डिफरेंस कहाँ आया? सिर्फ डिफरेंस कहाँ आया? सिर्फ फिक्स एसेट में आया। अगर IFO है, वापस से बताता हूँ पूरी समरी, अगर IFO है तो डिफरेंस इन फिक्स एसेट्स का जो डिफरेंस इट विल बी ट्रांसफर्ड, रेट जो है, रेट कौन सी लगी फिक्स एसेट पर? डेट ऑफ परचेस, डेट ऑफ परचेस। लेकिन अगर NIFO है तो सब पे ही क्या लगा दो? क्लोजिंग, भले आइटम मॉनेटरी हो या नॉन मॉनेटरी। सर व्हाट अबाउट एक्सपेंसेस एंड इनकम्स? एवरेज रेट, कौन सी रेट? इनकम एंड एक्सपेंसेस अगर रेट उस डेट ऑफ ट्रांजैक्शन की दी, जिस दिन सैलरी पे की, जिस दिन वेजेस पे की, उस दिन की रेट दिए तो लगाओ, नहीं तो क्या लगाओ? एवरेज रेट, नहीं तो क्या लगाओ? एवरेज रेट। सर NIFO और IFO दोनों पे एवरेज रेट लगेगी, दोनों पे कौन सी रेट लगेगी? एवरेज। अरे समझ आ रहा है? दूसरी बात, रिजल्टिंग एक्सचेंज डिफरेंस। अब यहां पर दूसरा डिफरेंस देखो, IFO है तो अपन ने उसको सिग्निफिकेंट डिफरेंस को कहां डाल दिया? P&L, कहां डाल दिया? P&L अकाउंट में। बट अगर NIFO है तो रिजल्टिंग एक्सचेंज डिफरेंस यहां पर एक फिर से स्पेशल अकाउंट खुलता है जिसको कहते हैं FCTR। क्या कहते हैं? FCTR, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, जो तब तक मेंटेन होगा, इट विल नॉट बी ट्रांसफर टू P&L, इट विल नॉट बी ट्रांसफर टू P&L, अदरवाइज द बैलेंस विल बी रिटेन टिल, बैलेंस कब तक रिटेन किया जाएगा? टिल द इन्वेस्टमेंट इन दैट ऑपरेशन हैज बीन डिस्पोज्ड। समझ में आया? समझ में आया? रिजल्टिंग डिफरेंस अगर ब्रांच NIFO है तो कहां जाएगा? FCTR, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, एंड दिस बैलेंस इज accumulated till the asset is finally disposed, till the asset is finally disposed। asset मतलब the investment in that branch is finally disposed। तो बोलो अकाउंटेड ट्रीटमेंट समझ में आया? व्हाट अबाउट कंटीजेंट लायबिलिटी? ऊपर भी क्लोजिंग रेट थी और इधर भी क्लोजिंग रेट। गुडविल और कैपिटल रिजर्व अराइजिंग ऑन एक्विजिशन ऑफ एनी ऑफ सब्सिडरी शैल बी ट्रांसफर्ड एट क्लोजिंग रेट। अरे अमालगमेशन, फॉरेन ब्रांच को खरीदा, ये करा, गुडविल कैपिटल रिजर्व आया, कौन सी रेट लगाओगे? क्लोजिंग। कौन सी रेट लगाओगे? क्लोजिंग। बोलो यहाँ तक में कोई तकलीफ, कोई दिक्कत? हाँ, तो ये था आपका पार्ट 2 ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11। ठीक है, आज इतना ही ले रहा हूँ, कल इसके क्वेश्चंस लूंगा। ठीक है, नेक्स्ट आपकी 10:45 से लेकर के 11:30 तक रोमिल सर है, और फिर 11:30 से 12:30 मैं हूँ, और फिर से रोमिल सर है 12:45 to 1:15। ठीक है, ठीक है, 1:30 तक। ठीक है, चलिए आज इतना ही करते हैं। ठीक है, डन। बोले यहाँ तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम?